नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच एक ऐसे शख्स आए हैं जिन्होंने एक लंबी यात्रा की है और अपनी प्रतिभा की वजह से आज पूरे राजस्थान में लोगों के दिलों में बस गए हैं। अमीन पठान साहब हैं, जो हज कमेटी के बहुत ही चर्चित, बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष हैं और चेयरमैन के तौर पर उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसको हम आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है और जाहिर तौर पर उनका हम स्वागत करेंगे। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है और बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। इन 24 न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, काफ़ी लंबे समय से आप इस फील्ड में हैं, पॉलिटिकल ढंग से भी आपको लोग पहचानते हैं, आपके पास विश्वास के साथ लोग जाते हैं और हज कमेटी के जो लोग हैं, तो ये जो जिम्मेदारियाँ जब आती हैं तो आपके अंदर का जो इंसान है वो किस तरह से एडजस्ट करता है सबको? देखिए, ये बात सही है कि सियासत में मैं था और सियासत में आने के बाद मेहनत कर रहा था पार्टी के लिए, संगठन के लिए। और जब गवर्नमेंट बनी तो ये तो तय था कि किसी न किसी बोर्ड का चेयरमैन बना के स्टेट मिनिस्टर का दर्जा मिलेगा जी। लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे चेयरमैन का दर्जा तो मिला, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा भी मिला, लेकिन वो चेयरमैनशिप दी मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अल्लाह के मेहमान जो लोग बनते हैं उस डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना के मंत्री का दर्जा दिया और मुझे उन लोगों की खिदमत करने का मौका मिला है। तो मैं यही चाहता हूं कि देश की आज़ादी के बाद से राजस्थान के जितने भी यहाँ से जो हमारे जो पिलग्रिम्स जो जाते हैं, जो हमारे हुज्जाज किराम जाते हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि किसी भी हाजी को कोई तकलीफ ना हो जी। उसके लिए जो भी बेहतर से बेहतर होता है हम उसके लिए कोशिश करते हैं। अभी आपको पता होगा कि थोड़े दिन पहले जब सब्सिडी खत्म हो रही थी और जो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू कमेटी बनाई थी, जो फोरम की थी रिव्यू कमेटी, और उसने एक रिकमेंडेशन दी थी कि मुल्क के जो है 18 में से 9 इमार्केशन बंद कर दी जाए और उसमें जयपुर का भी नाम आ गया था। लेकिन हमने दमदारी से लड़ाई लड़ी, मुख्यमंत्री जी ने हमारा साथ दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी बात रखी, रिव्यू कमेटी के सामने बात रखी और हमने जयपुर का जो इमार्केशन पॉइंट था वो बचा लिया। राजस्थान के हाजियों को जयपुर से ही हज पे जाने का मौका बहुत बड़ी बात है। और इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि सियासत होती है, आप सियासत से भी ऊपर का रास्ता बना लेते हैं। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं से आपके अंदर एक अलग सी शक्ति है। अगर हम युवाओं की बात करते हैं अमीन साहब, तो बहुत सारे जो युवा हैं आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उसके पीछे क्या कारीगरी है आपकी? देखिए, जो डेडिकेशन के साथ पूरा अपने जो भी जिम्मेदारी मिली वो उसके लिए पूरी तरीके से फोकस रहता हूँ, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने की अच्छे से कोशिश करता हूँ और हमेशा जो है कोशिश रहती है कि अपना अखलाक, जो अपना व्यवहार है वो अच्छा रहे। और फिर हमारे मुल्क में, हमारे देश के अंदर जो बॉलीवुड और क्रिकेटर्स को आप जानते हैं कि यहाँ क्रिकेट हमारे यहाँ रिलीजियस की तरह, एक धर्म की तरह है। तो मैं क्रिकेटर रहा, राजस्थान लेवल पे मैंने क्रिकेट खेली, उसके बाद मैं कोटा में एडमिनिस्ट्रेटर बना, उसके बाद राजस्थान में भी एडमिनिस्ट्रेटर बना, राजस्थान में जॉइंट सेक्रेटरी रहा, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट रहा। फिर बाद में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा तमाम दर्शकों को कि अमीन साहब वो शख्स हैं जिन्होंने ललित मोदी को हरा दिया था क्रिकेट की फील्ड में, तो समझा जा सकता है कि इनके अंदर कितनी प्रतिभा होगी जी। तो उसके बाद में जब राजस्थान की क्रिकेट, जब ललित मोदी जी जो प्रेसिडेंट थे और मैं वाइस प्रेसिडेंट था, राजस्थान की क्रिकेट सस्पेंड हो गई। राजस्थान को बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी टीम को खेलने से रोक दिया, आईपीएल के मैचेस वहाँ से हट गए। तो ये सब बातें हुई तो हमने उनसे कहा कि आप क्योंकि आप इंडिया से बाहर हैं, आप पे बीसीसीआई ने लाइव बैन कर दिया है, आप रिजाइन कर दें। लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट में सब लोगों ने कहा कि ललित मोदी जी के सामने एक हमको ऐसा लीडर चाहिए जो उनको फेस कर सके, उनको चुनौती दे सके। तो वो जिम्मेदारी मैंने उठाई। एक टाइम वो मेरे बॉस थे, वो प्रेसिडेंट थे, मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। फिर सेकंड टाइम पे वो प्रेसिडेंट थे, मैं वाइस प्रेसिडेंट था। लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जिंदगी में कि अपनों से भी किसी चीज के लिए हमको लड़ना पड़ता है। और क्योंकि क्रिकेट मेरा पैशन था, मैं खुद क्रिकेटर था, तो क्रिकेट मेरा पैशन था। और राजस्थान की क्रिकेट को बचाने के लिए ललित मोदी जी से लड़ाई लड़नी पड़ी। उनको हमने हराया, लोगों ने मुझ पे विश्वास किया, यकीन किया, और मुझे 23 वोट मिले, उनको 10 वोट मिले।
और आज ये बात है कि वही लड़ाई का बेनिफिट मिला कि राजस्थान के अंदर वापस से 4 साल बाद क्रिकेट चालू हो गई, आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं और राजस्थान की टीम भी रणजी ट्रॉफी की वापस खेलना शुरू हो गई। तो ये वो जो लड़ाई हमने लड़ी थी उसी की वजह है कि आज राजस्थान की क्रिकेट शुरू हो गई है जी। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, मेरे को वोट दिया और आज उसका रिजल्ट भी सामने है। आपके साथ एक समाज जुड़ा हुआ है, युवाओं का जो वर्ग है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर भरोसा करता है। उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह सफल होना चाहते हैं? जी बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपने गोल तय किया है, जो भी गोल तय किया है ज़िंदगी में, जो भी बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, जो भी काम करें गोल तय कीजिए, खुली आंखों से सपना देखिए और अपनी पूरी ताकत से लग जाइए। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप निश्चित तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी अगर आप जो सपना, जो गोल आपने तय किया है, आप मेहनत करते हैं। क्योंकि मैं एक छोटी सी जगह का रहने वाला था, अनंतपुरा एक जगह है कोटा के अंदर, बहुत छोटी है। मैं कॉर्पोरेटर बना, मैं जिला का अध्यक्ष बना, मैं राजस्थान माइनॉरिटीज मोर्चा का प्रेसिडेंट बना और मैं 3 टाइम तक रहा। 3 बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे, अरुण चतुर्वेदी जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी और उसके बाद अशोक परनामी जी। 3 लोगों के साथ मैं स्टेट प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद कोई, जबकि पहले मेरे पहले कोई भी प्रेसिडेंट एक बार से दूसरा टर्म नहीं करता था, लेकिन मैंने उस जो वो एक परंपरा थी उसको भी तोड़ा, परंपरा को तोड़ा। हाँ, उसके बाद मुझको वसुंधरा जी जो राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, हज कमेटी की जिम्मेदारी दी है। मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में सबसे कम उम्र का पदाधिकारी बना, वाइस प्रेसिडेंट बना, एक्टिंग प्रेसिडेंट बना और पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद कोई हैदराबाद के कोई थे, वो एक बार बने थे। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब अकेले शख्स वाहिद जो लगातार बीसीसीआई के अंदर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बाद में राजस्थान को रिप्रेजेंट करने वाला अकेला माइनॉरिटीज का मतलब दूसरा एक था और सबसे कम उम्र का था। तो ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत, लगन और बड़ों की दुआएं भी होती है। हमेशा मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ होती थी। मेरे और कुछ लोग हैं जो मेरे पेरेंट्स की तरह होते थे। आपने नाम सुना होगा, बॉम्बे में डॉक्टर मुनीर खान साहब हैं, तो वो मेरे एक तरीके से मैं उनको अपना हम बोलते हैं कि मेरे वो सरपरस्त है, मेरे गुरु है और उनकी दुआएं हमेशा साथ रहती। मैं जब भी जाता हूँ तो जो हमारी भाभी साहब है वो मुझ पे उनकी दुआएं रहती है, डॉक्टर साहब की दुआएं रहती है। ऐसे और भी कुछ लोग थे जिनकी हमेशा दुआएं रही और दुआओं में बहुत असर होता है। एक शायर थे, वो कहते थे, न जाने किसकी दुआओं का असर है यार, न जाने किसकी दुआओं का असर है यार, मैं डूबता हूँ तो समुंदर उछाल देता है। बहुत बड़ी बात है। ये दुआओं का असर है और ये कामयाबी मिली और अभी और है, खिदमत करना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी इबादत खिदमत खल्क है जो अल्लाह को भी पसंद है और उस खिदमत के काम को हम इंशाल्लाह करते रहेंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे और लोगों के दिलों को जीतने का काम करते रहेंगे। तो वाकई इस तरह की जब चाहत होती है तो इंसान सबसे अलग हो जाता है और चुनौतियां जब आती हैं सामने तो कई बार इंसान डगमगा जाता है। लेकिन अमीन पठान साहब ने कभी भी किसी भी हालात में खुद को डगमगाने नहीं दिया। ये जो आपके अंदर पावर आता है उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, एक डेडिकेशन तो है और मैं हमेशा से छोटा से जब था तब से जी मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ 5 टाइम की। तो जब आप कहीं भी किसी भी धर्म मजहब से हैं आप और आप चाहे इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो एक शक्ति आपके पीछे रहती है हमेशा और वो पॉजिटिव है, वो आपके पीछे आती है। तो वो सब रहा और एक सपना था कि मैं कुछ करूं। तो ज़िंदगी में बहुत सारे हर्डल भी आए, बहुत परेशानी आई, बहुत संघर्ष किया है क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं थी जी। क्रिकेट खेलता था तो ग्राउंड नहीं था वहाँ पे, 9 किलोमीटर साइकिल से और किसी के साथ लिफ्ट लेके वहाँ पे जाता था, क्रिकेट खेली। ऐसे हालात नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी विपरीत परिस्थितियों में मेहनत की। लिफ्ट लेते लेते क्रिकेटर बन गए, चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए। तो एक जज्बा जो होता है इंसान को आगे बढ़ने का, एक की जो सोच होती है, आपको हमेशा से लगा होगा कि मैं कुछ बड़ा बनूं, कुछ अलग बनूं? बिल्कुल ये था। मैं पहले चाहता था कि मैं इंडिया टीम के लिए खेलूं, क्रिकेट इतने लेवल पे खेलूं, लेकिन मैं
जो भी बोर्ड टूर्नामेंट खेला, यूनिवर्सिटी खेला, राजस्थान के लिए स्कूल में कैप्टन रहा राजस्थान का, मैंने क्रिकेट खेली है। लेकिन मैं जिस लेवल पे चाहता था, कहीं ना कहीं जो भी हालात थे नहीं खेल पाया वहाँ तक। टैलेंट था मेरे अंदर लेकिन नहीं खेल पाया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर बन के, राजस्थान का अध्यक्ष बन के, राजस्थान का उपाध्यक्ष बन के क्रिकेट के फील्ड में, स्टूडेंट नहीं तो टीचर ही बन जाऊं जी। ये बहुत ही अलग सोच थी और यही कारण है कि इनके अंदर जो रवानगी होती है, दीवानगी होती है, उसमें काफ़ी इजाफा आया और आज ये रोल मॉडल बन गए हैं। अभी अगर हम शौक़ की बात करते हैं तो हर इंसान की अपनी ज़िंदगी में अलग अलग शौक़ होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो आप शेयर करना चाहें कि क्या और क्या क्या पसंद है? बिल्कुल, मैं हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ शौक़ होते हैं। मुझे घूमना बहुत पसंद है, नए नए शहर में जाना और जो प्राकृतिक चीज़ें होती है उनको देखना। कभी कभी मूवीज़ भी देखता हूँ मैं। और बाकी मैं क्रिकेट के जो मैच होते हैं वो उनके लिए दीवानगी रहती है कि कोई भी क्रिकेट के मैचेस होते हैं। ये कुछ शौक़ है, बुक्स पढ़ने का शौक़ है जी, ताकि पूरे वर्ल्ड की न्यूज़, जो हिस्टोरिकल जो बुक्स है उनको पढ़ता हूँ। तो ये कुछ शौक़ है और ज़िंदगी में शौक़ रखना चाहिए। और जब अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठना, कभी कभी उनके साथ जो खेत के ऊपर या फार्म पर उनके साथ पार्टी करना, बस ये छोटे से शौक़ है। और इसके अलावा कुछ अपनों के बीच, अपनों के बीच रह के जो पुराने दोस्त जब मिलते हैं और वो जो बातें होती है तब बहुत एक सुकून मिलता है, अच्छा एहसास होता है। तो जब अपने होते हैं तो सपने भी अपने हो जाते हैं और बहुत कुछ बदल जाता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखे बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। By the way, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है, मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ, मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ आमने सामने और हमारे ख़ास मेहमान हैं अमीन पठान जी, जिन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बहुत कुछ बताया। जाहिर तौर पर जब चुनौतियां दस्तक देती हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। हमने सुना है कि आपने हर चुनौती का सामना बहुत ही ताकत के साथ किया है। जी, हर इंसान की ज़िंदगी में चुनौतियाँ होती है, किसी के कम होती है, किसी को बना हुआ सब मिल जाता है जी, और कुछ लोगों को अपने मेहनत के अपने दम पे बनाना पड़ता है। तो मैं ऐसा खुश नसीब तो नहीं था कि मुझे सब बना हुआ मिल जाए। सब कुछ चीज़ें मेरे को अपने लेवल पे बनानी पड़ी, क्योंकि घर में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था जी, मेरे फैमिली में कोई क्रिकेट में नहीं था। और पहले मैं क्रिकेटर्स था, क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बना, बाद में पॉलिटिक्स में आना चाहता था तो उसमें भी कोई नहीं था। लेकिन कुछ लोगों को देखता था और मैंने खुली आंखों से सपने देखे लोगों की खिदमत करने का, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी करता था। ब्लड कैंप लगाना, मेडिकल कैंप लगाना, हमारे यहाँ पे फ्लड आ गया था तो लोगों की मदद करने के लिए उनके घरों में खाने के पैकेट भिजवाना, बहुत सारे काम करते थे। तो वहीं से एक जज्बा पैदा हुआ कि इस काम को अच्छा करने के लिए हमको सियासत में जाना चाहिए, वहाँ जाके हम खिदमत खल्क कर सकते हैं। तो सियासत में आया, कॉरपोरेटर बना, 2004 में इलेक्शन लड़ा मैं, मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। और एक अच्छी बात ये थी कि मैं जिस एरिया से चुनाव लड़ा जी,
जो हमारी जो गंगा जमनी जो तहजीब है वो इस बात का सबूत है कि मैं विज्ञान नगर एक एरिया है कोटा में, वहाँ से और जो भामाशाह मंडी उस एरिया से चुनाव लड़ा था। तो वहाँ पे 97% वोट जो थे हिंदू समाज के थे, हिंदू भाइयों के थे, और उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और 1800 प्यार था, पूरा प्यार मिला, प्यार था। 1800 वोटों से मैं चुनाव जीता, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया जो बड़ा लीडर था, और उसके बाद जिला क्रिकेट संघ का इलेक्शन भी जीता। वहाँ पे भी ऐसा था कि 32 वोट्स में से मात्र 32 वोट में से 3 वोट सिर्फ माइनॉरिटीज के थे, 29 वोट जो थे वो अदर हमारे जो भाइयों के थे। मुझ पे यकीन किया, मुझे कोटा का सेक्रेटरी बनाया, और उसके बाद एक बार इलेक्शन हुआ, दूसरी बार इलेक्शन हुआ, उसके बाद मैं जो है बिल्कुल यूनानिमस वहाँ पे इलेक्ट होता हूँ। और मेरा सफ़र अभी चल रहा है। मैं आपसे कहूँगा कि आप दुआएं करें कि मुझे पार्टी इस बार इंशाल्लाह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधानसभा लड़ाए, बिल्कुल बिल्कुल, या मेरे को नेशनल प्रेसिडेंट बनाए या हज कमेटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाए। कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मिलने वाली है, ऐसा पॉजिटिव वेव आ रहा है, बिल्कुल होना भी चाहिए। और आप जैसे लोग जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो बहुत सारा काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम आज की तारीख में राजस्थान की जो प्रमुख समस्याएं जो बची हुई हैं, उसको आप किस तरह से ठीक करना चाहेंगे आने वाले दिनों में, अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो? जी देखिए, मैं हज का काम तो हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और जो माइनॉरिटीज अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वो हमारे जो बच्चों की तालीम के लिए जो मदरसा एजुकेशन है, तो हमारी मदरसा बोर्ड की चेयरमैन बहुत अच्छे से काम कर रही है। हम सब लोग मिलके क्योंकि और समाज अपने आप में कहीं ना कहीं स्टेब्लिश है जी। दलितों की बात की जाए और माइनॉरिटीज की बात की जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़ापन है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो ये बात भी कहती है कि मुल्क के अंदर आज़ादी के बाद में जो हालात अक़लियतों के थे, जो मुस्लिम्स के थे, उसके बाद 70 साल के बाद भी बहुत अच्छे हालात नहीं सुधरे। चाहे तालीम का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, इन सब मामलों में जो पुश्तैनी कारोबार थे वो भी कहीं ना कहीं कम हुए। तो इनके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्किल इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज को जोड़ा और स्टार्टअप में मुस्लिम्स को जोड़ा। उन्होंने 2-3 उनकी बड़ी ज़बरदस्त योजनाएं चालू की है अक़लियतों के लिए। जो हमारी मरकज़ी हुकूमत है, हमारी केंद्र की सरकार है, उसने आपने नाम सुना होगा जो अभी एक जो है खेलो कमाओ, पढ़ो कमाओ, खेलो कमाओ, और ऐसे 2-3 योजनाएं बहुत अच्छी जो भारत स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है ये सरकार जी। स्पोर्ट्स को लेके भी और माइनॉरिटीज की एजुकेशन और रोजगार को लेके भी, और खास तौर से क्योंकि मैं माइनॉरिटीज से आता हूँ, मेरे को राजस्थान में और देश के अंदर जो युवा पसंद करते हैं सभी कम्युनिटी के करते हैं, क्योंकि मैं पर्टिकुलर लेकिन मुस्लिम्स का लीडर हूँ, पर्टिकुलर मुस्लिम समाज से आता हूँ, लेकिन प्यार हर समाज से, ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में युवाओं के जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी वो होते हैं, तो उसके अंदर मुझे बुलाया जाता है, उन लोगों का प्यार मिलता है। लेकिन मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग पिछड़े लोग हैं, चाहे वो दलित हो जी, जो हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटीज है, इन लोगों के लिए काम करने की बहुत जरूरत है देश के अंदर। और इसलिए मैं नई रोशनी करके, जो मैं बता रहा था मेरे दिमाग से निकल रहा था, नई रोशनी करके एक बहुत बड़ी भारत सरकार की योजना है जिसमें देश की अक़लियतों के लिए उनको रोजगार देना, लोन देना और स्टार्टअप से जोड़ के उनके नए बिजनेस शुरू। आपकी जिम्मेदारी वहाँ काफ़ी बढ़ जाएगी। हाँ, हम लोग कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं उसके लिए। तो हम लोग कर रहे हैं काम, और अक़लियतों के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए हम काफ़ी काम करें, और कर रहे हैं अभी तक। और अभी बहुत काम करने की जरूरत है। ये शुरुआत है। सीएम वसुंधरा राजे जी आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं। आप जब कोई समस्या लेके जाते हैं तो क्या चटपट निपटा देती हैं, झटपट? जी देखिए, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री और परिवार की मुखिया है, और हमारी गार्जियन भी है। मैं ये कहूँगा कि मुझे हमेशा बेटे की तरह उन्होंने ट्रीट किया, और आज मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ, ऊपर खुदा है और नीचे कुछ लोगों की दुआएं थी। जैसे मैंने बताया कि मेरी माँ, मेरा अब्बू, उसके बाद डॉक्टर मुनीर खान साहब का मैंने नाम बताया, हमारी भाभी साहब का नाम बताया, रुखसाना बानो का, मेरी बड़ी बहन है, और 1-2 परिवार और है जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सबकी दुआएं हैं, उनकी दुआएं हैं। और उसके बाद मैं वसुंधरा जी के लिए भी कहूँगा कि उन्होंने मुझे कोटा से लेके
गई और उसके बाद राजस्थान की जिम्मेदारी दी। और क्रिकेट एसोसिएशन में भी मुझे राजस्थान में जो पोस्ट मिली उसके पीछे भी उनका बहुत बड़ा हाथ था जी। बहुत बड़ा योगदान था, उनका ट्रस्ट है। और जिंदगी में इंसान सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि किसी का भरोसा जीते हैं, उसको तोड़े नहीं। और मैंने उनका भरोसा जीता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भरोसा ताज जिंदगी बना रहेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, युवाओं से एक उम्मीद है देश को, लेकिन आप भी युवा हैं, राहुल गांधी भी युवा हैं, उन पे जो भरोसा होना चाहिए देश को, क्यों नहीं? आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई? देखिए, मैंने एक बात बताई थी कि कुछ लोग होते, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो नीचे से निकल के आए जी। उनको सोने के या चांदी के चम्मच में उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने हर चीज अपने लेवल पे की, अपने दम पे की। उन्होंने सब तरह के हालात देखे। राहुल गांधी जी ने वो हालात नहीं देखे। उनको कुछ पता नहीं है कि देश के अंदर देश के हालात क्या है, देश में किस तरीके से काम करना है। लेकिन ये एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग, हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर अपोजिशन बहुत मजबूत होना चाहिए और अपोजिशन का लीडर भी बहुत मजबूत होना चाहिए। तो अगर राहुल जी अपने आप में, अपनी पार्टी में अगर जान डालते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, देश की जो ओरिजिनल समस्या है जी। उनको कहीं, क्योंकि जो लोग सत्ता में होते हैं वो कई चीजें भूल जाते हैं, तो विपक्ष का ये काम होता है अपोजिशन का कि वो सब चीजों को सत्ता को बताए, भाई ये काम आप नहीं कर रहे, हम एजुटेशन करेंगे। तो इन चीजों के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस को या और जो भी अपोजिशन पार्टी उनको काम करना चाहिए। लेकिन उन सब से हटके आज जो बांटने का काम हो रहा है, देश में जो माहौल खराब किया जा रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अपोजिशन को अपनी भूमिका सही तरीके से निभाना चाहिए ताकि जो लोग सत्ता में है वो भी लाइन पे चले, सीधे से चले। तो मैं मानता हूं कि अभी विपक्ष अपनी भूमिका को सही तरीके से नहीं निभा रहा है, और अगर वो सही तरीके से निभाए तो देश को चलाने के लिए सभी पार्टी, और मैं ये भी कहूँगा कि सभी धर्म, सभी मजहब, दलित, अकलियत, अगड़े पिछड़े, सब मिलके साथ, सबका विकास वाला मामला रहेगा और सब मिलके करेंगे, तभी हमारे जो बुजुर्गों ने जो सपना देखा था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बने, हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, वो तभी बन सकता है जब सब लोग मिलके एक यूनाइट होके सब लोग कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर पे जो हमारा सपना था, हमारे बुजुर्गों का जो सपना था, क्योंकि हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी तब ये मुल्क आज़ाद हुआ है। आज भी भाजपा का एक सपना बाकी है, कांग्रेस मुक्त भारत, और बहुत हद तक आप सफलता पा चुके हैं। अभी जो जहां कांग्रेस बची है उसके लिए किस तरह की तैयारी होगी आप? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी या जो पार्टी का ये नारा है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे ये नहीं है कि कांग्रेस ही खत्म कर दी जाए। जो कांग्रेस की जो परिवारवाद था उसको खत्म करने की बात है कि भाई ये नहीं होगा कि बाप प्रधानमंत्री तो बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे वो लायक हो या नहीं हो। जैसे अभी आप कह रहे थे कि हम जैसे युवाओं को भी, हमको लोग रोल मॉडल मानते हैं। राजस्थान के युवाओं के लिए, युवाओं का दिल हमारे लिए धड़कता है। इतना हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमारे प्रोग्राम में युवा आते हैं। और राहुल गांधी जी जो है विपक्ष के नेता है, यूपीए की चेयरपर्सन के बेटे हैं, उनकी दादी तो चेयरपर्सन खुद हो गए हैं। हाँ, आप खुद हो गए। लेकिन वो जो उनके अंदर जो आना चाहिए, जो सब चीजें नहीं आ पा रहा है। तो ये चीजें, ये ऐसा नहीं होता कि अपने आप आ जाती है। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते, हो सकता है उनमें होती हो, बाकी तो बोलते हैं ना, पत्थर घिस घिस के ही वो गोल होता है। तो अभी उनको वक्त लगेगा, और उनके सीनियर पार्टी के लीडर है, वो उनका अपना अंदरूनी मामला है, मैं उसमें ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत है तो चीजों को सामने लाई जाती है, सत्ता के लोगों को बताया जाता है। लेकिन उसका एक फायदा आपको मिल रहा है, आपकी पार्टी को। विपक्ष कमज़ोर है, लेकिन जिस तरह से आपने अपने आप को प्रमोट किया है अपनी मेहनत की वजह से, ऐसे में पूरा देश, पूरा समाज और अपने जो लोग होते हैं उनका लगातार, उनका प्यार इनके साथ है। और इनकी जो यात्रा है उसकी स्पीड को देखते हुए कहा जा सकता है कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो अमीन भाई बहुत कुछ करने वाले हैं, और जाहिर तौर पर हम दुआ करेंगे कि इनको वही मौका मिले जिसकी तमन्ना इनके दिल में है। इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए अमीन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करेंगे
कि आपके जो ख्वाब हैं वो ज़रूर पूरे हों और निश्चित रूप से आपके माध्यम से उन युवाओं को एक नई सोच मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी जिसके वो हकदार हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।